channel. Now we're taking our discussion FEMA Act 1999. Okay, FEMA Act 1999 में सबसे फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन सेक्शन 2 देखते हैं। कब आया था ये? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 में फेमा एक्ट आया था अमेंड होके। ओके, फेमा और फेरा में बहुत सारे डिफरेंसेस है। वो रिगीड था, ये इतना रिगीड नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा प्रोहिबिटेड था, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन मैक्सिमम परमिसिबल है। ओके, इसमें है ना चेंजेस हुए थे। ईसीबी जो है आरटीपी का टॉपिक वो ऑलरेडी 6 मिनट में मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ। इस रिविजन लेक्चर ही होगी। एंड इस जो लेक्चर इसमें फेमा और साथ में जो भी इंक्लूजन्स हुए थे, कौन कौन से इंक्लूजन्स हुए थे? एक तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एक ईसीबी में कुछ और एडिशंस हुए थे, और ईसीबी भी आया था टॉपिक, और एक इंपोर्ट का डिक्लेरेशन। ये तीनों टॉपिक्स भी अब लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको, मेरे हैंड रिटन नोट्स है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। बिकॉज एक तो फर्स्ट सब जनों की कंप्लेन ये की होती है कि आप बहुत स्पीड में बोलते हो। बिकॉज ये रिविजन लेक्चर है और इसको कई बार अपन देख पाए, इसलिए मैं इसको रिविजन को स्पीड में करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतना स्पीड में, ठीक है। और दूसरी बात, नोट्स की प्रॉब्लम थी, तो नोट्स मैंने इस बार हैंड रिटन जो मेरे नोट्स है जिससे मैं पढ़ती हूँ वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, देख सकते हो उसमें से, ठीक है। और एक थर्ड वो जो क्वेरी थी कि इंग्लिश में लेक्चर, तो इंग्लिश में अभी नहीं होगा, एक बार सारे लेक्चर हिंदी में हो जाएंगे, फिर टाइम मिलेगा तो इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करके मैं रिवाइज करने की ट्राई करूंगी। ओके, अब आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सबसे फर्स्ट तो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज यू में अपन क्या बोलते हैं कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, दैट मीन्स 183 डेज और मोर इंडिया में रहा है, वो हो जाता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, तो इसमें ये बोला है कि ऐसा कोई पर्सन, कुछ एक्सेप्शन है इसमें कि कैसा कोई पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, माइग्रेशन या फिर वोकेशन के लिए अगर आउटसाइड इंडिया चला गया, भले ही वो 182 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहा है, कहाँ? इंडिया में, बट फिर भी वो क्या हो जाएगा? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और ऐसा पर्सन जो भले ही 182 डेज से कम रहा इंडिया में, लेकिन वो आया किस लिए है? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए आया, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसा था कि 1819 में जो पर्सन था वो 170 डेज रहा इंडिया में। अब बताओ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस 1819 में और 1920 में क्या होगा अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आ गया? 170 डेज रहा 1819 में, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, ठीक है। अब 2 साल का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा, 1819 और 1920। हम 1819 के लिए तो लिखेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर 17-18 में कितने टाइम इंडिया में रहा नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 1819 का रेजिडेंशियल स्टेटस हम अभी पता नहीं कर सकते। अब रही बात 1920 की, तो वो अगर 1819 में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया तो वो 1920 में क्या हो जाएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, भले ही वो लास्ट ईयर 182 डेज से कम रहा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं अपन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो आ जाता है सेक्शन 2 क्लोज वी में। बोला है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, देयर आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ओके, फिर डेफिनेशन आ जाती है अपने पास सेक्शन 2 क्लोज ई में बोला है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और सेक्शन 2 क्लोज जे में बोला है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, सॉरी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन इसमें गिवन है, इसमें दे रखा है कि ऑल्टर करते हैं क्या? एक तो एसेट, एक लाइबिलिटी। ओके, कंटिजेंट लाइबिलिटी, अब इसका भी क्वेश्चन था, गारंटी दी है, ठीक है। तो गारंटी एक तरह से कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को इंक्लूड किया है, बट कॉन्टिजेंट एसेट को इंक्लूड नहीं किया। अगर कॉन्टिजेंट एसेट में कोई भी ऑल्टरेशन होता है वो इंक्लूड नहीं है। ओके, तो अगर किसी पर्सन ने गारंटी दी है तो वो क्या आएगा? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होगी, तो वो इंक्लूड होगी ऑल्टरेशन ऑफ द एसेट्स और लाइबिलिटी। सो अपन इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में इंक्लूड करेंगे। ओके, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस बोले हैं अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, सेक्शन 2 क्लोज जे में बोला है कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं। इसमें एक कुछ डिफाइन भी कर रखा है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन लिया है या इंटरेस्ट है, या फिर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ द रिलेटिव में चिल्ड्रन, पेरेंट्स, जो पेरेंट्स, स्पाउस के लिविंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस को रमिट करना, ये सारे एक्सपेंसेस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएंगे। ओके, देन वी आर ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। इसमें 3 स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल्ड 1, स्केड्यूल्ड 2, स्केड्यूल्ड 3। स्केड्यूल्ड
के साथ में रूल भी है, रूल 3, रूल 4 और रूल 5। अब सबसे पहले रूल 3 स्केड्यूल्ड 1 सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसमें फर्स्ट आ जाता है अपने पास कमीशन। कमीशन के दो ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो है कि हमने कमीशन दिया है किसके ऊपर, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ रूपी state credit note except commission up to 10% of the invoice value of टी एंड टोबैको। टी एंड टोबैको के लिए 10% का कमीशन अलाउड है, बाकी सारे के लिए कमीशन अलाउड नहीं है। एक कमीशन का और है इसमें पॉइंट, कमीशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर होली ऑन सब्सिडियरी अब्रोड। देखो कमीशन की ऐसी बात होती है कि इंटरमीडिएट को आप पैसा क्यों दे रहे हो, मतलब आपका जो इंडियन रुपीज है वो आउटसाइड इंडिया जाएगा, तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड कर रखा है कि जैसे डिविडेंड रीबैलेंसिंग के लिए अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड रीबैलेंसिंग में क्या होता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज अपने पास आया है इम्पोर्ट से, ठीक है, तो उसके इक्वल आप डिविडेंड दे दो। तो आपने जब इम्पोर्ट किया तब ये एग्रीमेंट कर लिया, जब एक्सपोर्ट किया तब तो ऐसा कोई एग्रीमेंट आपने किया ही नहीं था ना, तो आपका मतलब रुपया तो बाहर चला गया, लेकिन जब फॉरेन करेंसी यहाँ पे आ रही है तो आप बोल रहे हो कि फॉरेन करेंसी को हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है वो सब हो जाते हैं। डिविडेंड रीबैलेंसिंग वाला जो डिविडेंड है, इंटरेस्ट के साथ में बोल रखा है कि इंटरेस्ट कौन सा, पेमेंट ऑफ कमीशन एक्सपोर्ट, लॉटरी टिकट्स के लिए जो रेमिटेंस दिया है, या रेजिंग इनकम जो है ऑन द फंड हेल्ड इन द नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट, ठीक है। स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट के अंदर जो इनकम फंड है नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट में, ठीक है। इसमें एक आ जाता है अपने पास कॉल बैक सर्विसेज। देखो कॉल बैक सर्विसेज में भी वो बोल रहे हैं कि हमारा इंडियन रुपीज बाहर जाना नहीं चाहिए, उसको भी प्रोहिबिटेड कर दिया। दूसरा एक इसमें था दो कमीशन, एक इंटरेस्ट, एक डिविडेंड है, एक लॉटरी टिकट्स के लिए जो आपने पैसा पेमेंट किया, या फिर लॉटरी टिकट्स को खरीदने के लिए रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग में से जो रेमिटेंस है, या फिर इसमें दे रखा है रेजिंग राइडिंग, रेमिटेंस ऑफ द इनकम फ्रॉम रेजिंग राइडिंग और एनी अदर हॉबीज, ठीक है। तो इन सब के लिए प्रोहिबिटेड है, क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, इसके लिए आप इंडिया का पैसा बाहर नहीं भेज सकते। अब बोल रखा है स्केड्यूल्ड 2 के अंदर कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको आप इंडिया से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सबके दिमाग में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपन अप्रूवल लेने जाएंगे, तो इसमें ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट बना हुआ है उससे आप अप्रूवल लेके आओ। क्योंकि इसमें फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन आ जाता है वो आ जाता है कल्चरल ड्यूज के लिए। कल्चरल ड्यूज के लिए बोला है कि आपको डिपार्टमेंट एचआरडी मिनिस्टर से आपको क्या लेना पड़ेगा, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी से आपको लेना पड़ेगा परमिशन। फिर वो रखा है 3 या 4 इसमें ट्रांसपोर्ट के ट्रांजेक्शन है। देखो ये ट्रांजेक्शन जरूरी है, करना तो पड़ेगा, ओशन ट्रांसपोर्ट से क्योंकि सामान आएगा जाएगा कैसे, तो इसमें फ्राइट दे रखा है, एक तो आ जाता है फ्राइट ऑफ वेजल, एक आ जाता है इम्पोर्ट थ्रू द ओशन ट्रांसपोर्ट, एक आ जाता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, और तो 3-4 ऐसे फ्राइट ऑफ वेजल बाय ए पीएसयू। इसमें ध्यान रखना फ्राइट ऑफ वेजल में पीएसयू साथ में लिखा हुआ है कि अगर पीएसयू को आपको पीएसयू ऐसी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो रेमिट करिए फ्राइट वेजल को, ठीक है, या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो रेट बता रखी है उससे ज्यादा का आप क्या कर रहे हो, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे कर रहे हो, ठीक है। और या फिर आपने इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट, ओशन ट्रांसपोर्ट में मतलब आ जाता है कस्टम ड्यूटीज वगैरह, तो इसमें क्या एफओबी से ज्यादा अगर आपने पे कर रहे हो, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है अपने पास स्पॉन्सरशिप वाला, कि आपने रेमिट किया है प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज, इट्स अमाउंट एक्सीड्स $1 लाख, ठीक है, $1 लाख से ज्यादा का आपने क्या किया है, रेमिट किया है। तो इसमें बोल रखा है कि आप एचआरडी जो मिनिस्ट्री है उनसे क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ओके। फिर एक आ जाता है रेमिटेंस, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हायर चार्जेस ऑफ द ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और यहाँ पे जो टीवी चैनल्स है, अगर
हायर चार्जेस ऑफ द ट्रांसपोंडर्स आपको देने हैं, रेमिट करने हैं, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, एक अपना एडवर्टीजमेंट वाला रह गया, स्पॉन्सरशिप डिस्कस कर लिया, उसमें बोला था 1 लाख से ज्यादा अगर एक्सीड करता है तो। अब एडवर्टीजमेंट में बोल रखा है 10,000 से ज्यादा अगर एक्सीड करता है इंटरनेशनल बिडिंग, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू जो है वो पैसा लगा रही है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, 10,000 से ज्यादा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर 10,000 से ज्यादा किसमें, सिर्फ इंटरनेशनल बिडिंग में। बाकी अगर 1 रुपए का भी एडवर्टीजमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स वाली जो मिनिस्ट्री है उनसे। अब इसमें एक बात और है कि कुछ इसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं, जैसे टूरिज्म में, ताकि टूरिज्म को अपन प्रमोट कर पाए। दूसरा आ जाता है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग 10,000 तक को क्या है अलाउड कर रखा है, बिना परमिशन के आप कर सकते हो इतना एडवर्टीजमेंट। अब आ जाते हैं स्केड्यूल्ड 3 रूल 5 में। क्या बोला है स्केड्यूल्ड 3 रूल 5 के अंदर, फैसिलिटीज फॉर, इसमें बोला है कि आपको परमिशन लेनी है आरबीआई की। अभी तक सीजी चल रहा था, पहले तो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन थे, अब आ जाता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की, और वो भी तब जब आपके 2,50,000 यूएस डॉलर से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो, देन ओनली यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। ओके, वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन, एक तो गिफ्ट देने वाले हो आप, या फिर गोइंग अब्रॉड, बाहर जा रहे हो तो आपने पर्सनल इफेक्ट मतलब खुद ही कुछ पहन रखा है जैसे गोल्ड वगैरह, 2,50,000 यूएस डॉलर जितनी कीमत का पहनो चलेगा। उसमें एक्सपेंसेस इन द कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, स्टडीज के लिए है। अब देखो स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट, और इसमें बोल रखा है 2,50,000 यूएस डॉलर से ज्यादा भी अगर आपको खर्चा हो गया, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बाद में अगर वो इंस्टीट्यूट लिख के दे देता है तो आपको बाद में परमिशन ले लेना, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर जो है फैसिलिटीज ऑफ द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, देखो एक डोनेशन वाला कि स्पेसिफिक लिमिट तक वो रखा है कि कोई कंपनी वगैरह जो है वो बाहर पैसा भेज सकती है, उसके ऊपर है तो आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। डोनेशन के लिए वो रखा है 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर में, प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है उसका 1%, या फिर बोल रखा है 50 लाख, विच एवर इज लोअर, इसमें ध्यान रखना लोअर है, बाकी 2 लिमिट आएगी उसमें हायर होगा, विच एवर इज लोअर से ज्यादा अगर खर्चा करना है तो फिर जाके पूछा आरबीआई से। दूसरा बोल रखा है कमीशन, अगर आपको कमीशन देना है किसके लिए, रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए, ठीक है, सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए कमीशन देना है, कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो अब वो कंपनी परमिशन लेगी किससे, आरबीआई से, पर कितना परमिशन लेना है, तो ये देखना 25,000 यूएस डॉलर और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस व्हिच एवर इज हायर से ज्यादा, मतलब इन दोनों में से हायर अमाउंट है, उससे भी ज्यादा अगर आपको कमीशन देना है तो फिर आप पूछो 25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस। फिर जो कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी देने वाले हो 1 करोड़ तक का अलाउड है, अगर उससे ज्यादा लेना है तो फिर आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा। फिर दे रखा है कंसल्टेंसी सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 10 लाख पर प्रोजेक्ट, अदर कंसल्टेंसी के लिए 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट अगर आपको इंडिया से बाहर भेजना है, कंसल्टेंसी सर्विसेज कोई प्रोवाइड करे आपको, तो आपको क्या पूछना पड़ेगा, आरबीआई से पूछना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे थे अपने पास स्केड्यूल्ड 3 रूल 5। तो अपन ने स्केड्यूल 1 देखा प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, जिसमें कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट और लॉटरी विनिंग्स वाले, रेमिटेंस वाले और हॉर्स राइडिंग वो सब, और उसके साथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एक्सेट्रा था, ठीक है, तो ये सारे थे वो थे प्रोहिबिटेड। फिर अपन ने परमिशन के लिए पूछा था तो ट्रांसपोर्ट वाले, ओशन ट्रांसपोर्ट, राइट वेजल के लिए, उसके अलावा कंटेनर डिटेंशन चार्जेस और ये थे, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप और एक कल्चरल टूर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो ये सारे थे। उसमें सीजी की परमिशन मतलब स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी थी। उसके बाद में अपने स्केड्यूल थ्री था, उसमें इंडिविजुअल के लिए बोला गिफ्ट दे रहा है, रेमिटेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टडीज वगैरह के लिए 2,50,000 अलाउड है। 2,50,000 ये ध्यान रखना, अभी आगे का कैपिटल अकाउंट भी आएगा, तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों का मिला के खर्चा 2,50,000 अलाउड है, ठीक है ना, तो उतना अलाउड है। अगर कंपनी और 2,50,000 से ज्यादा तो फिर अप्रूवल लो आरबीआई की, ठीक है। और उसमें फिर एक्सेप्शन था कि अगर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ने बोला है तो मेडिकल और एजुकेशन एक्सपेंसेस में एक्सेप्शन था कि बाद में परमिशन लोगे तो चलेगा, अगर वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट बोल रहा है तो। फिर इसमें ऐसा था फैसिलिटीज फॉर द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब कंपनी वगैरह के लिए डोनेशन का देखा था 1% ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर का जो फॉरेन अर्निंग्स था, और 50 लाख विच एवर इज लोअर से ज्यादा है, या फिर कमीशन है 25,000 5% विच एवर इज हायर से ज्यादा, या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज 10 लाख और 1 करोड़ अगर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और या फिर था इनकॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, आपको ये नहीं बताया था शायद मैंने, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, उसके लिए बोला है 1 लाख
और 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज हायर से भी ज्यादा है, तो फिर आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा कि दिस इज all about the current account transaction. Now we take in our discussion the capital account transaction. Come on the section number 6. ठीक है, मैं फटाफट से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट ओनली आई डिस्कस हियर. सबसे पहले आ जाता है परमिटेड ट्रांजेक्शंस मेड बाय आरबीआई. जैसे देखो इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, लोन लेना, ये सारे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंश्योरेंस पॉलिसीज सब अलाउड है. एक बात मुझे बताना, एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं वो मैं अभी बता देती हूँ कि जो पीआरआई था मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो बाहर आउटसाइड इंडिया गया है, ठीक है, वहाँ पे उसने फ्लैट लिया, कुछ वहीं पे मतलब खुद ही ने कमाया, वहाँ पे फ्लैट लिया खुद ही ने, ठीक है, वो रिटर्न आया इंडिया में, ठीक है, तो वो जो उसकी एसेट है, ठीक है, तो क्या वो उसको यूटिलाइज कर सकता है? बिल्कुल यूटिलाइज कर सकता है. उसके खुद का कमाया हुए पैसे से उसने वहाँ पे कोई एसेट लिए तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पे वो रखा है आफ्टर रिटर्न इन इंडिया मेकिंग एनी पेमेंट फॉर दिस, यहाँ पे बोल रखा है पीआरआई में फ्रीली यूटिलाइज ऑल एलिजिबल एसेट अब्रोड एज वेल एज इनकम एज सच एसेट और सेल प्रोसीड्स देयरऑफ रिसीव्ड आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया फॉर मेकिंग एनी पेमेंट. प्रोहिबिटेड, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है ना कैपिटल अकाउंट में वो याद रखने वाले हैं, वो है प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन. एक तो बोला कि 2,50,000 तक का जो अमाउंट है उतना अलाउड है, उतने में कितना भी अगर आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करते हो चलेगा, उससे ज्यादा आरबीआई को पूछना पड़ेगा. लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन दे रखे जिसमें बोला 1 रुपए का भी अगर आपको खर्चा करना है नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है. तो वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है. तो इसका एक मैप भी देती हूँ मैं. निधि चार्ट, निधि मतलब निधि कंपनी, चार्ट CH से आ जाता है चिट फंड, A से आ जाता है एग्रीकल्चर प्लांटेशन, R से आ जाता है रियल एस्टेट और T से आ जाता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. क्यों बोला है कि इसमें प्रोहिबिटेड है? देखो PROI जो है ना वो नहीं कर सकता यहाँ पे इन्वेस्टमेंट. रियल एस्टेट में बताओ अगर पीआरआई को बोल दिया ना कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो तो इंडिया के लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, वहां के लोगों के पास इतना पैसा है ना वो इंडिया की सारी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. इसलिए बोला रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना ही मत, आउटसाइड इंडिया वालों को मना ही कर दिया. दूसरा बोला है कि चिट फंड कंपनी और निधि कंपनी, बोले इसमें मेंबर्स के राइट्स के लिए, मेंबर्स के लिए हम ये पैसा यूज करते हैं, तो आउटसाइड इंडिया वालों को इसको भी प्रोहिबिट किया. एक आता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, आप अपना राइट ट्रांसफर करते हो, तो बोलते हैं कि पीआरओआई को क्यों ट्रांसफर करें, हम फिरंगी को ट्रांसफर नहीं करेंगे अपना राइट, ठीक है. तो और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्लांटेशन जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इस पर हमारा एकाधिकार है, हम पीआरओआई को इस फील्ड में तो नहीं आने देंगे. तो बोला पीआरओआई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है. ओके, ये थे अपने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस. अब आ जाते हैं अपन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट क्या है अपने, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा, हम इसको प्रमोट करते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, आप एक्सपोर्ट करो, बस आप डिक्लेरेशन दो. इंपॉर्टेंट है कि आप डिक्लेरेशन दो कि आपने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है, कितनी वैल्यू का गुड्स एक्सपोर्ट किया है, साथ में ये भी लिख के दो कि कब आपको पेमेंट मिलने वाला है. इसमें मेन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने सामान तो बाहर भेज दिया, अब ये पता करो कि उसका पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है. अच्छा है ना कि आप अपना एक्सपोर्ट को क्या है प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, बस खाली डिक्लेरेशन देना है, साथ में पेमेंट आपके पास आ जाना चाहिए 9 महीने के अंदर अंदर, जो भी सामान इंडिया से बाहर गया है उसका. अच्छा, अगर 9 महीने, इसमें बोले अगर वेयर हाउस में रख रहे हो आप, आउटसाइड इंडिया कोई वेयर हाउस है, वहां पे आपका सामान रहने वाला है, मतलब कि बिकेगा तो है नहीं, बिकेगा नहीं तो एकदम से तो पैसा आएगा नहीं, तो बोला 15 महीने का टाइम दिया अगर वेयर हाउस में है तो. ओके, फिर इसमें आ जाता है कि अगर डिले हो जाता है पेमेंट में, ये बोला रेगुलेशन 14 के अंदर, तो आप आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करो कि आरबीआई जो जो कहता है फिर वो आपको करना पड़ेगा. कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक्सपोर्ट करने से पहले ही, वहां पे लोग बहुत अमीर है, दे दिया पैसा पहले, मतलब एडवांस में पैसा आपको मिल गया है किसी भी एक्सपोर्ट के आइटम के लिए, तो आपको क्या करना है, आप मेक श्योर करो कि 1 साल के अंदर, मतलब जब आपको वो एडवांस में पेमेंट मिला है, 1 फाइनेंशियल ईयर में आप वो सामान जो है वो एक्सपोर्ट करके भेज रहे हो, ठीक है. तो ये सारे थे, इसमें अब मैं रेगुलेशंस बता देती हूँ. सबसे पहले रेगुलेशन 3 में बोला था डिक्लेरेशन देनी है, रेगुलेशन 4 में बोला है कि कहीं कहीं पे डिक्लेरेशन नहीं देनी है, वो एक्सेप्शन है. जैसे गिफ्ट है 5 लाख से, अभी गिफ्ट में एक्सपोर्ट में कहाँ आएगा, लेकिन इसमें बोला कि गिफ्ट है 5 लाख तक के अमाउंट पे कोई डिक्लेरेशन मत दो, बाहर भेज रहे हो ना कोई बात नहीं भेजो. लेकिन अगर अभी तक तो अपन गिफ्ट वगैरह बाहर से जाके आ रहे थे तो लेके आ रहे थे, अब यहाँ पे अपन भेज रहे हैं बाहर, 5 लाख तक की वैल्यू अलाउड है, उससे ज्यादा गिफ्ट है, मतलब कुछ लोग इतना कितना 5 लाख रुपए से ज्यादा का गिफ्ट किसको दे रहे हो आप, ये यहाँ पे रुपए है, बाकी अपन सारी यूएसडी डॉलर में देख रहे थे, ठीक है ना, लिमिट्स यहाँ पे बोला है कि रुपए है, 5 लाख से ज्यादा है फिर आप डिक्लेरेशन दो, या फिर फ्री सैम्पलिंग भेज दो, ठीक है चलेगा, टेस्टिंग के लिए भेज दो चलेगा, रिटर्न हो क्या आया गुड्स, आपने एक्सपोर्ट किया था, रिटर्न हो क्या आया गुड्स, वापस भेजने वाले हो तब भी डिक्लेरेशन मत दो चलेगा, डिफेक्टिव गुड्स था सही होकर वापस जाने वाला है चलेगा, इसमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है. या फिर एयरक्राफ्ट और
एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह है, 6 मंथ्स तक है ना, आप उसके कुछ पार्ट्स वगैरह यहाँ पे लेके आए हो, वो वापस रिपेयर होकर जाने वाले 6 महीने तक का चलेगा, 6 महीने तक रहेंगे तो चलेगा, उससे ज्यादा अगर आने वाले तो फिर आप डिक्लेरेशन दो, ठीक है। फिर बोला है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्री ऑफ चार्ज, डिफेक्टिव एवरीथिंग एट रिस्क दिया। अभी यहाँ पे आ जाता है वेयर हाउस के लिए 15 महीने मैंने बोल दिया था ना, बता दिया था, 9 मंथ्स में आपको आ जाना चाहिए अमाउंट, वो भी बोल दिया था। डॉक्यूमेंट्स आपको 21 दिन में सबमिट करने, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के 21 दिन में आपको डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने पड़ेंगे, ओके। एडवांस पेमेंट रेगुलेशन 15 है, डिले ऑफ पेमेंट रेगुलेशन 14 है। आपको पता है ना कि ये 2015 के रेगुलेशन में एक्सपोर्ट के डिक्लेरेशन आए थे, और अभी अभी अपने वापस इम्पोर्ट के डिक्लेरेशन आए। पहले एक्सपोर्ट के डिक्लेरेशन 2015 में आए थे अमेंडमेंट होके, इसीलिए ये रेगुलेशंस में पढ़ रहे हैं, इसमें सेक्शन नहीं बोला मैंने, ठीक है। और इम्पोर्ट के डिक्लेरेशन अपने अमेंडमेंट क्या है वो मैं लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। अभी अपन थोड़ा सा अपील रिवीजन का देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई थिंक मुझे डिस्कस करना चाहिए बिकॉज ये एक्सक्लूड नहीं हुआ है अपने एग्जाम में, जो अपने एक्सक्लूजन आए थे उसमें से। तो इसमें सबसे पहले ऑथोराइज पर्सन अगर जो है, आप सीधा से तो कुछ पैसा लेते नहीं हो ना, आप पैसा कहाँ से लोगे, आपको क्या, आप क्या आउट ऑफ इंडिया जाके यूएसडी लेके आओगे क्या, आप अपने किसी ऑथोराइज डीलर से लोगे ना, जो भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो उस ऑथोराइज डीलर पे क्या बोला है, अगर उस ऑथोराइज पर्सन ने कुछ गड़बड़ किया है तो उसको 10,000 की पेनाल्टी लगेगी, अगर कॉन्टिन्यूस फेलर है तो 2,000 पर डे की पेनाल्टीज लगेगी, ठीक है। एक बात मैं बता देती हूँ, जो एक्ट में पेनाल्टीज होती है कहीं पर भी किसी भी एक्ट में, वो पेनाल्टीज कंपलसरी नहीं होती है, हर जजमेंट में जज अपने ऑन पे डिसाइड करता है कि उसको क्या पेनाल्टीज रखनी है, ओके। दूसरी बात, अब यहाँ पे जब आपको अपील करनी है, ठीक है, कोई पर्सन जो एग्रीव्ड है उसको अपील करनी है, कहाँ अपील करने वाला है वो, एक तो यहाँ पे दे रखा है स्पेशल डायरेक्टर, तो स्पेशल डायरेक्टर और ए, ठीक है, दोनों ही इक्वल अथॉरिटी है, ठीक है। तो आप चाहे तो ए के पास, ए अगर ए एग्रीड होगा तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ना कि स्पेशल डायरेक्टर के पास, ठीक है। तो स्पेशल डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को भी अगर अपील करनी है तो 45 डेज का टाइम है, ठीक है। तो या तो ए या फिर स्पेशल डायरेक्टर, अगर इन दोनों से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप 45 डेज में जाओ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाई नहीं हो देन यू गो टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, कितने दिन बोला है, 60 डेज, या 60 डेज में हाईकोर्ट के पास जाना है। मुझे ये बताओ कि अपील करने का जो टाइम है ये मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, अगर इंसान के ऊपर कोई प्रोविजन लग रहा है वो हमेशा हमेशा मैंडेटरी होता है। यहाँ पे बोला अपीलेट ट्रिब्यूनल 180 डेज में डिस्पोज ऑफ करेगा आपकी अपील को, क्या ये डायरेक्टरी या मैंडेटरी है, अरे आप किसी अथॉरिटी को कैसे डायरेक्शन दे सकते हो, वो आप किसी अथॉरिटी को ये नहीं बोल सकते, आप गवर्नमेंट को जाके बोलोगे कि फिक्स इतने टाइम आप ये काम करके दो। आज तक अगर ऐसा होता ना 180 डेज में अपील सारी खत्म हो रही होती, डिस्पोज ऑफ हो रही होती, तो इतने केस पेंडिंग होते ही नहीं इंडिया में। सो ऑब्वियसली जितने भी डिस्पोज ऑफ की मतलब अथॉरिटी को बोला है 180 डेज में डिस्पोज ऑफ करो, दैट इज डायरेक्टरी, लेकिन आपको बोला है कि आपको अपील 45 डेज में करना है, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। इसमें ऐसे जितना कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, मैं सिर्फ एक लास्ट प्रोविजन और डिस्कशन में लेने वाली हूँ, री अपील। री अपील मतलब वो होता है कि वापस उसी अपील को अपन उसी के लिए अपील करना है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years आपको री अपील अलाउड नहीं है। और एक इसमें लास्ट है सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन, किसके पास पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो आपको सस्पेंड मतलब क्या होता है, आपको हमेशा के लिए मना कर दिया या कुछ वक्त के लिए मना किया, कभी स्कूल से निकाला होगा मस्ती करते हुए तो बोला है आपको 7 दिन के लिए सस्पेंड करते हैं, क्यों बोला है कि आपको स्कूल से हमेशा के लिए निकाल देते हैं, तो सस्पेंशन मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको रोका जाता है किसी वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 90 डेज मैक्सिमम आपको सस्पेंड कर सकती है फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ये अपना सस्पेंशन का भी खत्म हो गया। एक अपन देख लेते कि अगर किसी भी पर्सन ने क्या किया है, कुछ गड़बड़ किया है तो उसको 3 times ऑफ द अमाउंट सम इन्वॉल्व और 2 लाख विच वेर इज लोड, जितना क्या लगने वाला है पेनाल्टी, और 5,000 अगर कंटिन्यू फेलियर है 90 डेज में अगर आपने ये अमाउंट पे नहीं किया, आपको पता है ना अगर आप पेनल्टी पे नहीं करोगे, अभी बताओ 90 डेज मैंडेटरी है डायरेक्टरी, इंसान के ऊपर लगा है डायरेक्टरी नहीं है मैंडेटरी है, मतलब इंसान को 90 डेज में पे करना है, पेनल्टी नहीं किया तो पता है क्या होगा, जेल में भी जाना पड़ेगा, या 6 months का आपको जेल इम्प्रिजनमेंट होगा, लेकिन आपका कंटिन्यूस अमाउंट इतना बड़ा है, आपकी पेनल्टी का अमाउंट इतना हो गया है 1 करोड़ से ज्यादा, तो 3 साल तक की जेल लगेगी, ठीक है। ये सारे अपने प्रोविजन थे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के। अब में जो अमेंडमेंट पोर्शन आया था, मतलब जो इंक्लूड किए थे नए 3 प्रोविजंस, वो तीनों डिस्कस करने वाली हूँ अभी। सबसे पहले अपने पास आया था इसके अंदर इंपोर्ट के लिए डिक्लेरेशन, सुना नहीं सुना है हमने, एक्सपोर्ट के लिए डिक्लेरेशन तो बड़े अच्छे से सुना था, पर इंपोर्ट के लिए डिक्लेरेशन पहली बार आया। क्या किया इसमें, अगर आपने इंपोर्ट किया है तो इसमें ये भी फिक्स कर दिया है कि आपको इतने टाइम में पे करना है,
इम्पोर्ट क्या मतलब सामान मंगाया है ना, सामान मंगाया तो पैसा भी तो दो, पैसा दो तो 6 महीने में पैसा दे दो। अच्छा 6 महीने में, अच्छा लेकिन हम नहीं दे पाए 6 महीने में, क्योंकि या तो हमारे पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी या फिर कुछ डिस्प्यूट था। मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, पर वो नोट्स क्या है, बहुत ही समरी नोट्स है। डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स होंगे हैंड रिटन समरी नोट्स है, अगर आप चाहो तो अपने मॉड्यूल में लास्ट में तीनों टॉपिक अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वो मॉड्यूल रेफर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पर समरी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बार के तो हैंड रिटन नोट्स दे दिए, ठीक है। अब इसमें आ जाता है अपने पास 6 महीने। अच्छा 6 महीने में पेमेंट नहीं कर पाए, अब क्या करें? तो देखो 6 महीने में अगर आप पे नहीं कर पाए ना, तो आपको एक्सटेंशन देंगे। अच्छा कितने टाइम का एक्सटेंशन मिलेगा? आपको 3 साल तक का एक्सटेंशन एडी दे सकता है, कि अब 3 साल में, क्योंकि डिस्प्यूट चल रही है या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टी, 3 साल में पे कर दो। लेकिन एडी के पास ये पावर तब नहीं रहेगा जब आपका केस जो है वो सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए चल रहा है। अच्छा, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपका जो केस है, ठीक है, या तो सीबीआई के पास में चल रहा है, या फिर अमाउंट उसका 1 साल से भी ज्यादा का एक्सटेंशन मांग रहे हो, जबकि